नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीते एक सप्ताह से जारी सियासी तूफान थम सकता है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दलों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है और खबर है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असम के गुवाहाटी में ठहरे बागी विधायक गुरुवार को मुंबई लौट सकते हैं और खबर है कि शिंदे के पास सत्तारूढ़ शिवसेना के करीब 39 विधायक का समर्थन हासिल है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी और कुछ निर्दलीय विधायक भी गुट का समर्थन कर रहे हैं। राज्यपाल कोश्यारी ने 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए उन्होंने पत्र भी जारी कर दिया है। खबर है कि इस दौरान फ्लोर टेस्ट के जरिए सरकार को बहुमत साबित करना होगा। ये पूरा सत्र सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सचिव राजेंद्र भागवत के नाम लिखे पत्र को कोश्यारी ने कहा कि कुछ नेताओं की तरफ से भड़काऊ बयानों को देखते हुए मतदान प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और संभावित कानून और व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए विधान भवन के अंदर और बाहर पर्याप्त सुरक्षा तैनात कर दी जाएगी। उन्होंने लिखा कि प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख के तौर पर मैं सुनिश्चित करूंगा कि सरकार सदन विश्वास और समर्थन के साथ सुचारू रूप से चले। इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि शिवसेना विधायक ने नए गुट की बात पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी। वो अभी भी अपनी आप को शिवसेना का ही बता रहे हैं और साथ ही गुट के प्रवक्ता कहे जा रहे हैं। विधायक दीपक केसकर भी शिवसैनिक होने की बात कहे। फिलहाल इन विधायकों को मुंबई जाने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। शिंदे ने बताया कि फ्लोर टेस्ट के बाद विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार से ही सियासी गतिविधियां जो है तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली का रुख किया, वहीं शिंदे ने भी होटल में विधायकों के साथ मंथन किया और होटल के बाहर आकर मीडिया से रूबरू हुए। इसके अलावा शिवसेना ने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। शिंदे ने दावा किया कि तिहाई बहुमत साबित करने जेट से भी ज्यादा स्पीड है। राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का खुद सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड कि 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो। इस प्रकार से आप सत्ता हथियाना चाहते हो तो आपको मुबारक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और असेंबली में, गवर्नर हाउस में, तो जनता देखती है सब कुछ। जनता चुप नहीं बैठेगी। राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहती है कि बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर है पॉलिटिकल सिनेरियो की। नहीं, डिस्टर्बिंग सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी है नॉमिनेशन के लिए और आप सिर्फ ये सरकार अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं। उसके बाद ये सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है, ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर करता हूँ, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं, विनोद शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट जो है होने वाला है, कल फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में होने वाला है, तो इसे लेकर आपकी क्या राय है? जो ये
पूरा लगभग एक हफ्ते से राजस्थान और महाराष्ट्र में उथल पुथल चल रही थी, उसका लॉजिकल कंक्लूजन यही है जो कल होगा। सारी परिस्थितियां, किसके साथ कितने लोग हैं, किसके साथ कितने लोग नहीं हैं, इस सब का फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस ही हो सकता था, और वो राज्यपाल निर्णय उसका ले लिए हैं। कल जो भी होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसके साथ कितने लोग हैं। एकनाथ शिंदे के साथ 42 शिवसेना और बाकी इंडिपेंडेंट्स मिला के जो उनका दावा हो गया है कि लगभग 50 के आसपास एमएलए हैं, वो स्थिति है। और शिवसेना का जो उद्धव ग्रुप है उसके साथ कितने लोग बचे हुए हैं। तो यही होना था। आप कोर्ट चले जाइए, अपना दावा करते रहिए कि किसी ने डरा दिया, धमका दिया, भगा दिया, ये इस सारे उसका मायने नहीं होता है। अल्टीमेटली आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, जिसके लिए राज्यपाल जी ने भगत सिंह कोश्यारी जी ने कल की तिथि निश्चित कर दी है, और मुझे लगता है कि कल फैसला हो जाएगा। एक स्थिति और ये हो सकती है, अगर मैच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर उद्धव जी दिखाएंगे तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कल फ्लोर टेस्ट की स्थिति नहीं आएगी, उसके पहले ही उसका त्याग पत्र आ जाना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने जो उनके एक प्रमुख सलाहकार हैं, जिसको मैं उद्धव से ज़्यादा इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मानता हूं, अगर वो उनके सलाह पर अभी भी चलते रहेंगे तो फ्लोर टेस्ट होगा, और फ्लोर टेस्ट के बाद जो होगा वो बड़ा उसको वो सम्मानजनक निश्चित रूप से नहीं मुझे अभी दिखाई दे रहा है। जी। तो जिस तरीके से हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप दुबे जी, जिस तरीके से अभी आपने हमारे राजनीतिक विश्लेषक को सुना, एक कमेंट आपका इस पर। तौर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सरकार को स्थिर करना नहीं चाहती। दूसरा, जो राज्यपाल महोदय जी ने जो वर्तमान सरकार है उसमें विश्वास व्यक्त किया है कि वो लोग अपनी बहुमत दोबारा सिद्ध करें। तो कल शिवसेना और वहाँ जो भी अगाड़ी की झाड़ी जो भी दल बन के कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंडवा जोड़ा और जोड़ के जो सरकार चल रही थी उसकी अग्नि परीक्षा होने वाली है। और मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, और इस तरह की संयोग बन रही है, क्योंकि हम विपक्ष होने के नाते तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सदन के अंदर जो काम नहीं कर पाई, जो हम लोगों ने जनता से वादे किए थे, हम लोग जाके जिसलिए वोट मिला था हमें, और उस वोट पे ये सरकार खड़ी नहीं उतरी, तो ऐसी सरकार को गिर जाना ही अच्छा है। लेकिन हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए बेहतर सोचने और बेहतर करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कहूँ। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक जी का, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात की जाए, कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी बात की जाए फ्लोर टेस्ट की, तो अभी तक फ्लोर टेस्ट के कारण अभी तक महाराष्ट्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार फ्लोर टेस्ट की वजह से गिरी हो। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट पैदा हुआ है, तो इस बीच क्या लग रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अगर आप जो कह रहे हैं कि अब तक कोई भी सरकार फ्लोर टेस्ट पर गिरी नहीं है, तो मैंने जैसा पहले कहा कि उद्धव ठाकरे या तो रिजाइन कर दें तो फ्लोर टेस्ट वाली स्थिति नहीं आती है। दूसरी स्थिति यह है कि 50 के आसपास एमएलए उनके अघाड़ी से अलग हो गए हैं, तो 50 के आसपास वो मैनेज कहाँ करेंगे? मतलब दूसरा ऑप्शन ये दिखता है कि वो बीजेपी के 50 एमएलए को तोड़ लें, जो मुझे लगभग अभी असंभव सी स्थिति दिख रही है। हालांकि अगर दूसरे साइड शरद पवार जैसे नेता हैं तो कुछ भी असंभव मुझे नहीं लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में सरकार का, उद्धव के नेतृत्व में सरकार का चल पाना मुश्किल है। एक और मैं आपको बात बता दूं, ये आप ध्यान रखिए कि कभी न कभी कोई न कोई चीज़ पहली बार होती है हर जगह। आप चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के बारे में ये बोला जाता था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिपीट किए। योगी आदित्यनाथ अपना कार्यकाल पूरा किए, उसके बाद रिपीट किए। इस तरह की अनगिनत राजनीतिक घटनाएं हैं।
कहा जाता था कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई जीतता है तो इसकी सरकार नहीं बनती है। ये सारे मिथ्स टूटे हैं। ये बोला जाता था कि नोएडा और आगरा में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है तो सरकार गिर जाती है। ये हम जर्नलिस्ट लोग कुछ इस तरह की कौतूहल वाली स्टोरीज क्रिएट करते रहते हैं। आप ये पत्रकारों को बहुत कुछ लिखना होता है और कई बार संकट होता है आइडियाज के, तो ये आइडियाज आते रहते हैं और ये चलता रहेगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये होते रहना चाहिए। लेकिन अगर बदलाव हो रहा है तो अगले दिन ये होगा कि पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि कोई सरकार फ्लोर पर गिरी, तो जो वस्तु स्थिति है, जो एक सामान्य आकलन नजर आ रहा है, उस आकलन के हिसाब से मुझे उद्धव ठाकरे की सरकार बचती हुई नहीं नजर आ रही है। इसलिए कि आप अभी जो 50 की गिनती है, ऐसा ना हो कि वो फ्लोर टेस्ट में 50 से बढ़ के 55 और 60 हो जाए और उद्धव के पास 5, 7 या 10 से नीचे एमएलए रह जाएं। इसलिए कि ये किसी एक व्यक्ति का संकट नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा है उनकी पार्टी का। एक मैं और बात कह दूं, संदीप भाई कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे थोड़ा सा इस पे वो कहना है, संदीप जी को स्वीकार करना चाहिए भाई, आपकी पार्टी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ी है। उस आइडियोलॉजी के कारण आप उनके साथ खड़े हैं और उसी आइडियोलॉजी के कारण 50-52 लोग अलग हुए हैं। तो ठीक है, आप अभी ये दर्शाना आपका पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकता है, इसलिए कि आप पर आरोप लगने लगेगा, लेकिन वो अलग सिर्फ इसी बलबूते पर हुए हैं कि बीजेपी के साथ मजबूती के साथ वो अगली सरकार देने की स्थिति में होंगे। और वो सारी भूमिका है, इसीलिए है सारा का सारा ये जो इसको कहिए कि ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है कि जो सरकार है, वो जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ समझौता हुआ है और शिवसेना के एमएलए अपना अगला चुनाव हारते नजर आ रहे थे। उनको अपने व्यक्तिगत हित अब नजर आने लगे, इसलिए वो उससे संगठन से, इस सरकार से अलग हुए हैं। तो चलिए सर, आपको थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहूंगी, तो सीधे ले चलते हैं आपको राजस्थान, जहां पर राजस्थान में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। थाना द्वारा कन्हैया लाल को उन धाराओं में, उस अपराध में जो कारित किया गया था, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया था और 12 तारीख को जैसे ही उसको न्यायालय में पेश किया था, तो उसके बाद पेश करने के बाद उसकी जमानत हो गई थी। इसके बाद कन्हैया लाल द्वारा 15 तारीख को पुनः थाने पर उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन परिवार दिया गया कि उसको ऐसा आभास होता है कि नयम और कुछ 4-5 लोग उसका शायद कोई पीछा कर रहे हैं और उसकी जान माल को खतरा है। इस बात को देखकर एसएचओ ने एएसआई को एंडोर्स किया और उसकी दोनों पक्षों को बात कर समाधान निकाला है। यहाँ पर एसएचओ ने मेरे ख्याल जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक आपको ध्यान होगा उस टाइम एक घटना घटी थी कि एक बयान पर दिया गया था आपत्तिजनक, जिसका चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उसमें आलोचना हुई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए जो एक एनवायरनमेंट था, वो सरकार था, यहाँ पर एसएचओ द्वारा जो सिचुएशन का आंकलन सही नहीं कर, इसमें जो दोनों पक्षों को बैठाकर एक समझौता या ये कह लीजिए कि एक समझाइश की गई और दोनों ने कि ठीक है, मैं अपनी दुकान खोलता हूँ और हम भाईचारे से रहेंगे, और इस तरह वो मामला वहीं पर ख़त्म कर दिया। कानूनी कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। इस संदर्भ में एएसआई को कल तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जा चुका है और एसएचओ को आज हमने सस्पेंड किया है। और भी यदि किसी अधिकारी की इसमें कमी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो आपराधिक हो और चाहे वो विभागीय हो, किसी को भी इसमें
बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अब एनआईए के साथ मिलकर राजधानी पुलिस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। मेरा इस पूरे प्रकरण पर इतना ही कहना है। आपका कोई तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर लगातार हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। तो मेरा सीधा सवाल बीजेपी नेता संदीप दुबे जी से है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए सीएम उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना आवास, सरकारी आवास जो है वो खाली कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होगा, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सर, आप तक हमारी आवाज मिल पा रही है? सर, जिस तरीके से सीएम उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए, सर उन्होंने अपना सरकारी आवास जो है खाली कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ डर होगा जिसके चलते अपना आवास उन्होंने खाली किया, तो इस मुद्दे को, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए निशा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो खेवनहार है, जो नाव चला रहा है, वही नाव से उतर के भाग जाएगा तो नाव में बैठे लोगों का डूब जाना तो निश्चित है। किस दिशा में नाव जाएगी फिर तो पानी के बहाव के साथ बहती चली जाएगी। तो हमें हमेशा लगता है जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं या नेता हो, उनको नेतृत्व का गुण उनके अंदर होना चाहिए। अगर आज महाराष्ट्र की सरकार नेतृत्व विहीन हो गई है, दिशा विहीन हो गई है, वहाँ के लोगों का विश्वास उस सरकार में नहीं है और सिर्फ हम कुर्सी के लिए कि हमें कुर्सी पे बैठे रहना है और इसलिए हम सत्ता चाहिए और उसके हिसाब से हम जनता को परफॉर्म करके नहीं दे पाएंगे, तो सही बात कह रहे थे विनोद जी, लोगों में थोड़ी सी वैमनस आ जाएगी। लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। जो नीचे के लोग होंगे या तो आपके नाव पे बैठना पसंद नहीं करेंगे या नाव पे बैठे अगर डूबने की स्थिति में आप ले जा रहे हैं तो उतर के चले जाएंगे। तो कहीं भी किसी भी स्टेट में और खासतौर से अभी लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो हरास नहीं होना चाहिए। आज इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जो सोशल मीडिया है, आज थोड़ी सी कहीं भी घटना होती है सबको पता चल जाता है। खासतौर से नौजवानों के पास, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के हाथ में भी मोबाइल है। तो अब हम कुछ भी कहते हैं, उस कहने का कोई मिथ्या नहीं होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए, अच्छा करने की कोशिश होनी चाहिए। तो विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ कि वहाँ पे जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, वो चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र है, जिस गौरव को महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा जाना है, वो गौरव आगे बढ़े, मूल्य आगे बढ़े और वहाँ पे जो महाराष्ट्रियन, उनको महाराष्ट्रियन होने पे गर्व हो। ये सरकार तीनों ही पक्ष में अगर देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख लीजिए या जो अमूल चूल वहाँ के लोगों का विश्वास सरकार में होना चाहिए, उस दृष्टि से देख लीजिए। कहीं लगता है कि बेमेल का शादी, बेमेल का ब्याह, जैसे आदमी शादी नहीं करता, जबरदस्ती पकड़ के उसकी शादी कर दीजिए और उसको टिकुली सिंदूर लगा दीजिए, उसको दुल्हन बना दीजिए। तो बेमेल का जब भी शादी होगी उसका टूटना जायज है। तो आज अगर उनके विधायक उनको छोड़ के जा रहे हैं या उनके मन में कोई दृष्टिहीनता है या वो विभिन्न तरीके से अलग अलग विचारधारा रखते हैं, तो उनके पार्टी का ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। मैं इतना कहूंगा, जो राज्यपाल महोदय जी ने जो इन सबको निर्देश दिया है, सरकार को जो निर्देश दिया, सरकार उसका पालन करे और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप सदन के पटल पे आके और अगर आपकी सरकार नहीं चला सकते, आप अक्षम है, तो आप सरकार छोड़ दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे। तो चलिए, एक प्रश्न मेरा आप दोनों से ही है सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अब फ्लोर टेस्ट की बारी, बागी विधायक भारी या खत्म अघाड़ी? सर, पहले राजनीति विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं। सर, मुझे तो ये लग रहा है कि अघाड़ी के लिए कोई चांस बचा नहीं है। अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो 106 बीजेपी के हैं और 50 अभी जो ब्रेक अवे ग्रुप है शिंदे का, एकनाथ शिंदे वाला, तो शुक्ला जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी आप वापस लौटेंगे तो आपका पूरा जवाब सुनेंगे, तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो जिस तरीके से शुक्ला जी, जिस तरीके से मैंने आपको ब्रेक से पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अब फ्लोर टेस्ट की बारी, बागी भारी या खत्म अघाड़ी? सर नहीं, निश्चित तौर पर बागी भारी हैं। आप इसको न्यूमेरिकली जोड़ लीजिए। 54 के आसपास एनसीपी के एमएलए हैं, 42-43 कांग्रेस के हैं और एमआईएम, मतलब ये जो अघाड़ी है वो 100 के आसपास इनका स्ट्रेंथ जाकर के बचता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ पहले से शामिल थे, वो इनके साथ ऑलरेडी इंटैक्ट हैं। तो अगर आप 106 और ये 50 का 156 नंबर जोड़ दीजिए और बाकी जो इंडिपेंडेंट हैं और कुछ इस तरह के मेले हैं, तो लगभग 160-65 का आंकड़ा खिलाफ में अघाड़ी के जाएगा। तो जब 160-65 अघाड़ी के खिलाफ जाएगा तो सरकार बचाना मेरे हिसाब से लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति है। तो अब आप आखिरी क्षण तक वोट काउंट करने दें, होने दें, उसके बाद रिजाइन करें, या आप जो दीवार पर इबारत लिखी है उसको पढ़ लें, समझदारी दिखाएं और पहले रिजाइन कर दें। इसलिए कि लंबा समय बीत गया। अगर ये कल की स्थिति होती, अगर आपको उम्मीद लगती कि नहीं अभी भी हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, वो स्थिति नहीं है। एक और बात मैं बता देता हूँ, फिर संदीप जी अपनी बात रखेंगे। जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उतने दिन संजय जो राउत हैं वो अभी की जो अघाड़ी है उसका और शिवसेना का नुकसान कर रहे हैं। उनका हर स्टेटमेंट, उनका हर मीडिया में बयान लगातार उद्धव के खिलाफ नाराजगी पैदा करता जा रहा है और ये उनके भविष्य के लिए बहुत खराब होगा। इसलिए कि जैसा दुबे जी अपने बात में कह रहे थे कि हर सारे वक्तव्य सोशल मीडिया पर रीसर्कुलेट होते रहते हैं समय समय पर। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मुझे लग रहा है कि सरकार बदलने मतलब सरकार का गिरना तय है। जी तो चलिए बीजेपी नेता का रुख कर लेते हैं। संदीप दुबे जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी ले लेते हैं यहाँ पर। निशा जी, मैं सिर्फ बार बार एक ही बात कहूंगा कि हम लोग चूंकि सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है और समाज हमें देख रहा होता है। हमारा आईना समाज में हर वो व्यक्ति है और हर वो सोच है। तो हमने जो वादे जनता के बीच किए थे, जिस वादे से जनता ने हम पे भरोसा किया, वो भरोसे पे हम खरा महाराष्ट्र में नहीं उतर पाए क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। आज वो समय आ गया है, अपने आप ही समय का पहिया घुमा है। परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन समाज का नियम है और जनता जो सोचती है, हर जनता के बीच उनके मन में ईश्वर बसता है। और तो ईश्वर सर, कभी संजय भी राउत न्याय तो आप करता पर है। आरोप लगा रहे हैं ना कि जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है उसमें वो बीजेपी का किया धरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर से दोबारा सवाल करें। सर, संजय रावत जो कुछ कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका सीधा आरोप तो सीधे आप पर है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये सब उनका कहना। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, वो बड़े नेता हैं, उनके किसी विषय पे मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये वक्त आने दो, बता देंगे तुम्हें ये आत्मा अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए। और हम संजय रावत जी के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। उनका काम है मीडिया में आना, अपना वाहवाही करना, वो करते रहे, उनको इसके लिए साधुवाद। तो चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम हमारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। इसके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी संकट जो है चरम पर है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से राज्यपाल ने कल फ्लोर टेस्ट के लिए दोनों दलों को बुलाया है, तो अब देखना होगा कि क्या जो है सीएम उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को बचा पाते हैं या नहीं, अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं। तो मेरे साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।